युवा मांगे मोड़ देख रहे हैं आप। मुद्दा जिस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी हमारे साथ हैं और सुधीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, आपने तो खुद एमबीए किया है, लेकिन अब एक आंकड़ा मेरे पास है कि 2011 से 2013 के बीच में 231 मैनेजमेंट के कॉलेजेस जो बंद हुए देश में, क्योंकि शायद नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं युवाओं को, कॉलेजेस भी नहीं चल रहे हैं। क्यों ये तस्वीर? देखिए, एक इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है मार्केट हाइपोथेसिस को लेकर के, वो जिसको कहते हैं शेकआउट थ्योरी। जब कोई भी इंडस्ट्री वर्टिकल बहुत तेजी से बढ़ता है, जहां पॉपुलेशन होती है, जहां एंटरप्राइज होता है, वहां सब उस पर कूद पड़ते हैं। इट्स लाइक तैरता हुआ शिप पे, सब चढ़ जाओ इस पे। और सब में ना वो काबिलियत होती है उसको चलाने की, जो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, जो इनपुट्स है उसको इकट्ठा करने की, उस फ्रंट पे डिलीवर करने की। तो इंडस्ट्रीज का टिपिकल रिस्पॉन्स है किसी वर्टिकल का कि उसमें शेकआउट आता है। जैसे यू कैन इमेजिन कि किसी चीज को जोर से हिलाया जाए तो जितनी डस्ट है या वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो जो सिंसियर प्लेयर्स हैं, जो इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो कमिटेड प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास रिसोर्स है, अच्छी फैकल्टी है, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, बाकी डाई आउट कर जाएंगे। देश की कितनी बड़ी आबादी युवाओं की है ये आप और हम जानते हैं। ऐसे में अब वो युवा कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़े लिखेंगे? फिर देश के अंदर कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं होगी? क्योंकि ये तो मैंने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की आपको बात बताई, इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ आंकड़ा है मेरे पास, वो भी इसी तादाद में बंद होते जा रहे हैं। और सेकेंडली, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात सामने निकल कर आई, वो भी बहुत सक्सेसफुल होता हुआ मॉडल दिख नहीं रहा है। क्यों? देखिए, पब्लिक प्राइवेट मॉडल अपने इट विल इवॉल्व विद टाइम। अपनी जो भी एक्सीजेंसीज हैं, जो उसकी सिलवटें हैं, वो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होगी, वो हो जाएंगी स्ट्रीमलाइन। जहां सिंसियरिटी है, जहां सीरियस प्लेयर्स हैं, वो अपने आप सॉल्व आउट कर लेंगे। लेकिन किसी को सिर्फ आर्टिफिशियली जिंदा रखना इस बात पे कि इंस्टीट्यूशंस बने रहें, उसका कोई फायदा नहीं। आप मीडिया में कितने चैनल्स आए और चले गए, कितने अखबार रोज शुरू होते हैं, कितने बंद होते हैं, कितने मीडिया हाउसेस चले और बंद हो गए, इसी तरीके से कितने कंपनीज चली और बंद हो गई। जरूरी नहीं है कि हम स्टील इसी से ये तो शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सीधा युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन भारत निर्माण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं सरकार को भूमिका निभानी होगी। इसके साथ ही साथ क्वालिटी भी मुद्दा है। सरकार को यह भूमिका नहीं निभानी कि जो गलत है, ठीक से नहीं चला रहा, उसको हम जबरदस्ती जिंदा रखें। सरकार को यह भूमिका निभानी है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, हम उनको मजबूत कर दें, उनको स्ट्रेंथन कर दें और इस काबिल बना दें कि जहां वो 60 बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो 250 पढ़ाए, 300 पढ़ाए, 500। सुधीर जी, वो हो भी तो नहीं पा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से क्या है ना कि एजुकेशन को प्रोफेशनली नहीं लिया जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेजेस को आप देख लीजिए, उसके पीछे एक पॉलिटिशियन होता है, एक मिनिस्टर होता है, कोई ना कोई नेता होता है जो उसको रन कर रहा होता है, और जिसको अपनी गवर्नमेंट के रहते हैं उसके लाइसेंस मिल जाते हैं, उसके लिए जमीन मिल जाती है, उसके लिए सब्सिडीज मिल जाती हैं जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, और वो कुछ समय के लिए रन करते हैं। और ये कहना बहुत ही, मुझे लग रहा है कि युवाओं के साथ मजाक होगा कि बंद हो गए। ठीक है, जब खुले थे तब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? जब जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया था जब बच्चों ने, तो वो बच्चे तो कुछ सोच के गए होंगे ना कि हमको यहाँ पर इस लेवल की एजुकेशन मिलेगी, और उस पर कंट्रोल रखना, उसको चेक करना कि ये उस लेवल के, जिस लेवल के इन्होंने वादा किया है, जिसके लिए इन्होंने ज़मीनें ली हैं, जिसके लिए इन्होंने सब्सिडीज लिए हैं, वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, उसको चेक नहीं किया गया। बिल्कुल, किसी के माँ बाप ने शायद अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने बच्चे के लिए लोन लिया हो, उसने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा हो, लेकिन उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई ना। और आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ बंद हो गया। मैंने इसलिए कहा अच्छा है कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, जो सीरियस प्लेयर्स हैं, जो सच में काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने जो बात कही मैं उसको सब्सटैंशिएट कर दूं एग्जांपल से। इवन एट एन इंस्टीट्यूशन लाइक IIM अहमदाबाद, जिसमें ना कोई नेता पीछे, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई कॉर्पोरेट हाउस है, ना किसी मीडिया हाउस का स्कूल है, सब सिंसियर सोसाइटी है, जो लोग इकट्ठा हुए आज चला रहे हैं। IIM अहमदाबाद जैसा इंस्टीट्यूशन है, उसमें 60 बच्चे पढ़ते थे आज से 5 साल पहले तक। जिस साल मैंने ज्वाइन किया 2006 में IIM अहमदाबाद, उस साल 60 बच्चे पढ़ते थे। आज की तारीख में उसका इंटेक ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 इंटेक है। 5 फोल्ड हमने इंक्रीज किया 5 साल में। तो एक ये प्रयास किया कि जहां पहले सिर्फ 60 बच्चे पढ़ के निकलते थे हर साल, आज 300 बच्चे सिर्फ IIM अहमदाबाद से निकलते हैं, और पहले 4 IIM थे, आज 8 या 10 IIM। नीतियां इतनी अच्छी हैं, फिर भी आज का युवा जो है वो किसी राजनीतिक दल, किसी विचारधारा या फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने से क्यों इतना कतराता है? इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? युवा कतराता नहीं है। देखिए, युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए। पॉलिटिकल पिरामिड जो है बाय स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर, चाहे दुनिया के किसी देश का, अमेरिका से लेकर के जो उतने भी आपके रोल मॉडल्स हो सकते हैं, आप जो भी गिन सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज अ वेरी स्टीप पिरामिड।
not everybody can rise up to the top, and at the top it is very very steep, like the military hierarchy or the military structure. तो बहुत बड़ा बेस होता है, उसमें कमिटमेंट एंड परसिवियरेंस का एफर्ट का वो चाहिए होता है. Opportunity, obviously, you know, we cannot say that opportunities are democratic. Opportunities have their biases. तो युवा कटा नहीं है, युवा मेरे ख्याल से एक बार फिर से री एंगेज हो रहा है. हम जैसे लोग जो राजनीति में आए हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं था. आई वॉज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आई यूज्ड टू टीच. लेकिन हम लोग अट्रैक्ट हुए इस बात पे कि एक देश को बदलने की जरूरत है. और शायद अगर हम सब लोग बैठ करके, यू नो, इफ वी गेट दोस कुशी जॉब्स एंड आर कंफर्टेबल समवेयर इन द वर्ल्ड ड्राइविंग आवर पोर्शेज एंड मर्सिडीज, किसी को तो यहां भी काम करना होगा. सवाल ले लेते हैं जी. हमारे इस विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट है उर्दू. डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, सारी सीटें फुल हैं. पीएचडी की फुल हैं, पीजी की जितनी भी सीटें हैं सब फुल हैं, यूजी की जितनी भी सीटें हैं सब फुल हैं, लेकिन सिर्फ एक टीचर है. तो आप बताइए कि हम शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे. और हमारे लाइब्रेरी की बात हो चुकी है कि अभी 8-9 साल पुरानी किताबें हैं, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी किताबें, 5 साल पुरानी किताबें नहीं मिलेंगी. जी जी, बड़ा वाजिब सवाल इनकी तरफ से उठाया गया, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद कहीं ना कहीं टीचर ही होती है. बिल्कुल. तो ऐसे में टीचर्स की कमी दूर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है. बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी. मैं आपको, मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का, एक दिन में 285 वैकेंसीज, फैकल्टी पोजीशंस अप्रूव हुई हैं केजीएमसी के लिए. आज तक का सबसे बड़ा, एक बार ये 285 रिक्रूट हो जाते हैं और 700 बेड्स का एक्सपेंशन अप्रूव हो गया है. ये हो जाता है, मुझे लगता है अगले 2 सालों के अंदर दोनों काम हो जाने चाहिए. एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल केजीएमयू बन जाएगा. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं. कुछ और सवाल? सर, आपने 2-3 बार मेंशन किया अखिलेश यादव जी एजुकेशन को प्रोत्साहन देते हैं. सर, आपको नहीं लगता प्रोत्साहन से ज्यादा लालच देते हैं? एक बार आते हैं नकल को लीगलाइज करते हैं, एक बार आते हैं लैपटॉप बांटते हैं. सर, लैपटॉप से ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो अभी नहीं मिली हैं, लाइक बुक्स. पहले आप वो बांटिए, लैपटॉप बांटना जरूरी नहीं था. मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार आई होगी कभी भी जिसने कहा होगा आज से नकल करना लीगल हो गया. तो एक तो ये फैक्ट गलत है. पर ये छवि क्यों है? हाउस में ये एक्ट नहीं पास किया जा सकता कि आज से नकल लीगल की गई. तो पहला इसका जवाब ये है. दूसरा, आपने कहा कि एजुकेशन में लालच देते हैं. लालच नहीं है, ये शायद आपको लालच लगती हो. जिसके माँ बाप 6,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं और अपना 7 लोगों का परिवार चलाते हैं और 2 अपने माँ बाप को भी अपने साथ रखते हैं, उस बच्चे से पूछिए कि उसके लिए लैपटॉप की क्या कीमत है. उसका सबसे वैल्यूएबल पोजीशन आज की तारीख में वो लैपटॉप है. तीसरा जवाब, जब आपने कहा कि ये ज्यादा जरूरी है, मैं उसके लिए ये जो अपने तरीका में सोचने का बता रहा हूं, ये सरकारी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अपना जो सोचना है, सरकारें चूज नहीं कर सकती प्रायोरिटीज. आप परिवार में तो कह सकते हो कि इस साल बिटिया की शादी करनी है तो चलो घर अगले साल बना लेंगे, गाड़ी पर अगले साल खरीद लेंगे. लेकिन सरकारों के साथ ऐसा नहीं हो सकता. हमको किताब भी देनी है, हमको दवा भी देनी है, हमको सड़क भी बनानी है, हमको नाली भी बनानी है, हमको एजुकेशन भी देनी है, हमको किताब भी देनी है, हमको लैपटॉप भी देना है. हम सब कुछ करेंगे, इसका आप विश्वास रखें. मैटर्स की प्रैक्टिकलिटी को देखें, वो उसका सबसे वैल्यूएबल पोजीशन नहीं है, क्योंकि वो बंदा खुद वो लैपटॉप आके दूसरों को बेच रहा है. एंड इट्स अ रियलिटी. लोग बेचते हैं 20,000 का लैपटॉप को 10,000 में. इंस्टेंसेस आए हैं बेचने के, लेकिन उन बच्चों को और उन दुकानदारों को ये इंश्योर कराया गया है कि वो बेच ना सके, क्योंकि सब में IMEI जो लैपटॉप का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो एक वेबसाइट पे पड़ा हुआ है. तो आज की तारीख में ऐसा वो है कि कोई बेच नहीं सकता. अगर कोई पकड़ा गया दुकानदार के लिए आपने कुछ इंतजाम किए गए, एक वेबसाइट बनाई गई है, उसपे सारे लैपटॉप्स का यूनिक ID नंबर और किस बच्चे को दिया गया है वो उस पर डाला गया. अगर कोई भी लैपटॉप कहीं भी पकड़ा जाता है तो हम ट्रैक कर सकते हैं ये लैपटॉप किसको दिया गया था और फिर उसकी जिम्मेदारी तय. 200 यूनिवर्सिटीज दुनिया की, ना उसमें कोई भारत का IIM है ना IIT है, क्यों? अभी कहां आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है. अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है. तो एक तो सच्चाई है कि हमको बहुत काम करना बचा है. आज की भी जो दूरियां हैं, आप किसी भी इंटरनेशनली अक्लेम टॉप 20, 30, 40, 50, 200 तो बहुत लंबी लिस्ट हो गई. अगर आप उन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करें और हमारे यहां कंपेयर करें तो कुछ दूरी हमको अभी चलना बाकी है. लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जहां तक टीचिंग का एस्पेक्ट है, हार्डकोर टीचिंग,
डिलीवरी इन द क्लास जो स्टूडेंट के सबसे काम की बात है। तो द क्वालिटी ऑफ टीचिंग मैंने एक ही इंस्टीट्यूशन विटनेस किया है, IIM अहमदाबाद, बट उसी तरीके से बाकी भी जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे IITs हो, चाहे IIMs हो, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इस टाइप के जो भी हमारे प्रेस्टिजियस नाम है, उनमें जो डिलीवरी है स्टूडेंट्स के लिए वो वर्ल्ड क्लास है। जो गैप आता है वो है नॉलेज क्रिएशन में। जो एम्फेसिस रिसर्च पे होना चाहिए वो एम्फेसिस हिस्टोरिकली एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी हम नहीं दे पाए। एज अ कंट्री हमारे पास इंटरनेशनली ट्रेन्ड टॉप नॉच PhDs नहीं थे जो उस स्टाइल ऑफ रिसर्च में ट्रेंड हो, उसमें हमारी ट्रेनिंग नहीं थी। तो हमने उस कंटेंट क्रिएशन में, नॉलेज क्रिएशन में हम पिछड़े। इस वजह से एक वो गैप है। चलिए युवाओं के पास चलते हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं। जी, आपका सवाल। सर, आपने प्लेटफॉर्म की बात की यूथ के लिए, तो सर इस डायनेस्टी रूल क्यों है डेमोक्रेसी वर्ल्ड में? और जैसे हम लोग हर चीज़ के लिए एग्जाम देते हैं IAS के लिए, तो सर इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के लिए कोई एग्जाम क्यों नहीं है? और एलिजिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए पॉलिटिशियंस के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा। मैं डिसएग्री इस बात से करता हूं कि एग्जाम नहीं देते। मुझे लगता है पॉलिटिशियन हर 5 साल में मिनिमम एग्जाम देता है, मिनिमम। अगर आपने उससे पहले चुनाव करा दिया तो उससे पहले एग्जाम देता है। हर एग्जाम में, एवरी एग्जाम दैट अ पॉलिटिशियन टेक्स, हर एग्जाम में आपके हाथ में ताकत है कि आप उसको पास कर दें या उसको फेल कर दें। इस देश की जनता जिसको पास करके भेज, कोई अपने घर से उठ करके हाउस में जाके नहीं बैठ जाता कि आज मन कर रहा है चलो लेजिस्लेटिव असेंबली बैठ जाते हैं या पार्लियामेंट जाके बैठ जाते हैं। एक प्रोसेस के थ्रू हो जाता है, इम्तिहान जाता है, लोगों के बीच जाता है, वोट मांगता है, लोग वोट देते हैं, और जितने लोग होते हैं उनमें सब में सबसे ज्यादा जिसको मिलता है उसको यह अधिकार मिलता है कि उस संसद में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के बैठे। तो एग्जाम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहां तक बात है, उसमें देखिए आज भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे रिप्रेजेंटेटिव कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो पार्लियामेंट है। यूपी में सबसे रिप्रेजेंटेटिव कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली। और परिवारवाद राजनीतिक दलों में मैं जवाब दूंगा उसका कि वहां पे सबको यह अधिकार है, चाहे बिना पढ़ा लिखा आदमी हो। बिना पढ़ा लिखा आदमी है तो उसके भी इंटेंशंस अच्छे हो सकते हैं, उसका कनेक्ट अच्छा हो सकता है कुछ चीजें वो हमसे आपसे बेहतर समझता हो। कोई ट्राइबल है, कोई किसी चीज से है, किसी भी डिसएडवांटेज ग्रुप से आ रहा है, उसको भी ये पूरा मौका है कि अपने लोगों को, अगर आपके लोग आपको वो अधिकार देते हैं कि आप उनको रिप्रेजेंट करिए, तो आपको वो मौका मिलेगा रिप्रेजेंट करने का। तो एलिजिबिलिटी के पॉइंट पे मेरा एक क्राइटेरिया था कि जनता की नजर ही सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी टेस्ट है। डायनास्टिक की बात आपने जहां कही, उसका भी यही जवाब है। आपने देखिए, अगेन मैं बहुत चीजों का आप कहेंगे 2 लेवल पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो देयर आर मल्टीपल लेवल्स टू अ क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाई आई ट्राई टू अटेम्प्ट देम एट ऑल द लेवल्स। कि एक लेवल हो गया, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, IAS अफसर का बेटा IAS अफसर बनना चाहता है, लॉयर का बेटा लॉयर, मीडिया वालों के बच्चे मीडिया में मिल जाएंगे आपको। पॉलिटिशियन के बच्चों में ये अच्छाई है। सुधीर जी इत्तेफाक नहीं रखते इस बात मैं यूनिवर्सल रूल की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पशंस हर जगह, फैसिनेशन की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक फील्ड आप जानते हैं, आपको दूसरी फील्ड के बारे में पता नहीं होता। मैं किसी एक पर्टिकुलर परिवार में पैदा किया, मैं भी 15-20 साल तक जिंदगी के चाहता था उसी लाइन में जाऊं, क्योंकि मैं उसी के बारे में सब कुछ जानता था। जी। आपकी ट्रेनिंग होती है, अपब्रिंगिंग होती है, आप सुबह शाम उसी माहौल को जीते हैं, इसीलिए नॉर्मली ऐसा पाया जाता है। बाकी कोई ऐसा रूल नहीं है कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स। आज की भी तारीख में आप अगर देखेंगे संसद में या विधानसभा में, तो डायनेस्टी से 2-4 लोग मिलेंगे, बाकी 500 लोग जो हैं विदाउट डायनेस्टी मिलेंगे। तो चलिए सुधीर जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं जरा। अभी तक हमने तमाम समस्याओं पे बात की, आपको क्या लगता है समाधान इन समस्याओं का कैसे शुरू हो सकता है? देखिए, समाधान शुरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए नीयत प्रोफेशनल होनी चाहिए कि हमें इसको सही करना है। हमारी दुर्भाग्य ये है कि हम कोई भी कदम, कोई भी फैसला करते हैं तो उसमें पहले राजनीति आ जाती है। हम राजनीति के चश्मे से, तमाम दूसरे क्राइटेरियो से उसको इशू को देखते हैं और तब हम फैसले करते हैं। एजुकेशन में अगर शिक्षा में सुधार की भी बात है तो हमारे में पहले जाति, धर्म और तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ना कि योग्यता आती है। इस वजह से स्कीम्स आती हैं और फेल हो जाती हैं, यही प्रॉब्लम है। और आपका आखिरी कमेंट? मुझे लगता है, देखिए, विद प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जैसे जैसे हमको अपने ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम जरूर चलाना पड़ेगा। हमारी जो फैकल्टी 30 सालों से वही सब्जेक्ट पढ़ा रही है जो उसने 30 साल पहले जब PhD की थी। दुनिया बदल गई है,
एजुकेशन टोटली चेंज हो गई, उसको शायद नहीं पता। हमें ट्रेन द ट्रेनर चलाना पड़ेगा, हमें कॉम्पिटेंट फैकल्टी रिक्रूट करनी पड़ेगी, हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, जो बेस्ट टैलेंट सोसाइटी में अवेलेबल है उसको रिसर्च के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज खोलनी पड़ेंगी, मल्टीपल लेवल्स पे काम होना होगा, तभी ये पॉसिबल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं कोशिश बहुत करनी होगी, निरंतर प्रयास करने होंगे, बदलाव लाना होगा, लेकिन देखिए गौर इस बात पर भी करना होगा कि देश का भविष्य, बच्चे, हमारे युवा, कहीं वक्त इतना न लग जाए कि हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाएं। युवा मांगे मोड़ देख रहे थे आप, इस खास पेशकश में इतना ही। जो हाई स्टेटस के हैं उनके लिए डीपीएस है, कॉन्वेंट स्कूल है, ठीक है, बट जो मीडियम स्कूल है जहाँ कम होनी चाहिए फीस, लेकिन क्वालिटी का उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हम ही गलत लोग कर रहे हैं ना, हाई प्रोफाइल, उनका पैसा हाई है तो डोनेशन दे के लग जाते हैं। अब जिनके पास नहीं है वो पहले भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अब वो सोच भी नहीं सकते हैं, तो ये डोनेशन वगैरह सब बंद करनी चाहिए, इक्वली सबको प्रेफर करना चाहिए। शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार खोलने की कुंजी है। कल हमने आपसे पूछा था भारत में शिक्षा पर कुल खर्च जीडीपी का कितना % है। ऑप्शन ए 0.8, ऑप्शन बी 0.6 और ऑप्शन सी 0.9, जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी 0.6। और जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं जिनावा गोपाल राव कोलकाता, अमित माथुर अहमदाबाद और पूनम खन्ना दिल्ली। आज का सवाल है, भारत के शहरों में कितने % लोग साक्षर हैं? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 84.1। आप हमें अपने जवाब SMS के जरिए भेज सकते हैं, जिसके लिए आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर लिखें BBV, फिर एक स्पेस दें, उसके बाद सही ऑप्शन लिखकर भेज दें 575755। लकी विजेता को मिलेगा रविवार को होने वाले जी मीडिया के शो इंडिया का एजेंडा में हिस्सा लेने का मौका।